इरफान दादा गफूर ने कुछ देर के बाद सन्नाटा तोड़ा। जी दादा, इरफान ने बड़ी फरमाबरदारी से कहा, तुम्हारे बाप को अस्पताल से मेरे घर शिफ्ट करना है। दादा गफूर ने बताया, जी ठीक है। मामू फुरकान को दादा गफूर के हाथ छोड़कर जब अकबर अपने घर लौटा तो रात अपनी जुल्फे खोल चुकी थी। इसने गेट पर गाड़ी रोककर मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया। थोड़ी देर बाद गेट खोलने की आवाज आई, फिर किसी ने गेट खोल दिया। हेडलाइट्स की रोशनी में अकबर ने देखा कि नीलम सामने खड़ी है। वो काली शॉल ओढ़े हुए थी। इस काली शाल में इसका चेहरा जगमगा रहा था। अकबर इसके चेहरे के उसमें खोकर रह गया। वो गाड़ी अंदर लाना भी भूल गया। तब नीलम ने हैरत से कहा, क्या हुआ, गाड़ी अंदर लाइए ना। और ये जैसे होश में आया। तब अकबर ने इसका चेहरा गौर से देखते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। नीलम ने गेट बंद किया। वो वापस आई तो अकबर का इसका मंतजर था। नीलम, तुम 2 घंटे पहले क्या घर से निकली थी? अकबर ने पूछा। नहीं तो अब आप घर से निकलने की बात कर रहे हैं, मैं तो अपने कमरे से नहीं निकली। नीलम ने सादगी से जवाब दिया। तुम्हें इस बात का पक्का यकीन है कि तुम घर से बाहर नहीं निकली? अकबर ने फिर पूछा। अकबर, आपको क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? नीलम ने हैरत ज़दा होकर कहा। इसके लहजे की सच्चाई बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। अकबर ने फिर कुछ न कहा, खामोशी से घर में दाखिल हो गया। फिर इसने फर्दर राजदा और साबरा से पूछा। उन्होंने भी ना सिर्फ नीलम के बाहर जाने की तरदीद की बल्कि हैरत का इजहार किया। अकबर चकरा कर रह गया। इसकी समझ में न आया कि जब नीलम घर से निकली ही नहीं तो फिर अस्पताल पहुंचने वाली नीलम कौन थी? यही क्या, अब तक होने वाली बातों में कोई बात ऐसी ना थी जो समझ में आ जाती। दादा गफूर मामू फुरकान को अस्पताल से निकालकर अपने घर ले गए। घर ले जाकर उन्होंने मामू फुरकान को अपने कमरे में रखा। मामू फुरकान के जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी कि पास खड़ा होना मुश्किल था। खुद फुरकान मामू अपने जिस्म की बदबू से सख्त परेशान थे, लेकिन दादा गफूर ने इस बदबू को जरा भर परवाह नहीं की। वो बड़े आराम से इनके पास बैठे थे। उन्होंने कहीं से नीम के पत्ते मंगवाए थे। नीम के पत्ते आ गए तो उन्होंने इन पत्तों को पानी में उबलवाया। फिर इस उबले हुए पानी को छान कर एक जग में भर लिया। अब ये शीशे का जग इनके सामने रखा था और वो भी चौकी पर बैठे 1000 दानों वाली तस्वीर पर कुछ पढ़ रहे थे। 1 घंटे तक बड़े इन्हमाक से पढ़ते रहे। दादा गफूर ने तस्वीर फेरने के बाद पानी से भरा जग अपने सामने किया। फिर इस पर 3 फूंके मारी। इस पड़े हुए पानी से उन्होंने आधा गिलास भरा और मामू फुरकान की तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो फुरकान, ये पानी पी लो। मामू फुरकान ने वो आधा गिलास पड़ा हुआ पानी घटाघट पी लिया। पानी पीकर इन्हें बड़ा सुकून मिला। इन दागों से जो शदीद किस्म की खारिश हो रही थी वो फौरन बंद हो गई। फिर दादा गफूर ने इनके नहाने के लिए पानी गर्म करवाया। इस गर्म पानी ने उन्होंने जग से 1 गिलास पानी निकालकर इसमें मिला दिया और फुरकान मामू को हिदायत की, जाओ फुरकान नहाओ। मामू फुरकान इस गर्म पानी से खूब अच्छी तरह नहाए। दादा गफूर ने साबुन लगाने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने जिस्म पर साबुन न लगाया। नहाते इनके जिस्म में ताजगी सी आ गई। उन्होंने जिस्म का एक तौलिया से बहुत एहतियात से खुश्क किया और दादा गफूर के कपड़े पहनकर बाहर आ गए। उन्होंने अपने कपड़ों को वही छोड़ दिया। दादा गफूर ने उस खाने में जाकर मामू फुरकान के कपड़ों को जमीन पर रखा और देर साइज से आग लगा दी। दादा गफूर ने इन कपड़ों को एक डंडे की नोक से पलट कर इन्हें अच्छी तरह जला दिया। कुछ देर के बाद वहां जले हुए कपड़ों की राख ठोक रह गई। दादा गफूर ने जले हुए कपड़ों की राख को समेटा और फिर एक प्लास्टिक की थैली में भर लिया और मामू फुरकान से ये कहकर के मैं भी आता हूँ बाहर निकले। जले हुए कपड़ों की राख की थैली उन्होंने गंदे नाले में फेंक दी। मामू फुरकान के जिस्म में दानों में ठंडक पड़ गई थी और रस्ते में जख्म एकदम खुश्क हो गए थे। अब इन जख्मों से बदबू नहीं आ रही थी। दादा गफूर कमरे में आए तो उन्होंने मामू फुरकान को बेड पर बैठा हुआ पाया। मामू फुरकान के चेहरे पर ताजगी थी। हाँ भाई फुरकान, अब बोलो क्या हाल है? दादा गफूर ने खुश मिजाजी से कहा। दादा गफूर, आपने तो कमाल कर दिया, मुझ कोड़ी को 2 घंटों में अच्छा कर दिया है। तुम वक्फे वक्फे से जग का पानी पीते रहो, तुम्हारे जिस्म पर जो ये दाग नजर आ रहे हैं वो जाते रहेंगे। दादा, आपने क्या पढ़ा है मुझे बताया? मामू फुरकान ने पूछा। हाँ बताऊंगा, पहले तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ फिर बता दूंगा। फिर दादा गफूर ने खाना मंगवाया। खाने से फारिग हुए तो बाबर का फोन आ गया। दादा गफूर ने लैक करके रिसीवर मामू फुरकान के हाथ में थमा दिया। मामू फुरकान ने सारी रोदात बाबर को सुनाई। इनके सेहतयाबी से बाबर बहुत खुश हुआ। फिर फर्दन सब ने बात की। गुलशन से राब्ता मनकता हुआ तो अजीजाबाद से फोन आ गया। घर पर सब परेशान थे। गर्चा दादा गफूर ने इरफान से कह दिया था कि वो इत्मीनान से फुरकान को छोड़कर चला जाए, लेकिन घर पर मुमानी रियाना को करार ना आए। वो चाहती थी कि किस तरह अपने शोहर की खैरियत मालूम हो जाए, क्योंकि जिस तेजी से मर्ज बढ़ रहा था वो इंतहाई बाइस तशवीश था। बहरहाल जब मुमानी रियाना की मामू फुरकान से बात हो गई और इन्हें ये मालूम हुआ कि वो 2 घंटे के अंदर इनकी काया पलट गई है तो उन्होंने सुख का सांस लिया। रात भर मामू फुरकान सुकून से सोए, लेकिन दादा गफूर शायद सारी रात जागते रहे। इनकी जब आंख खुलती वो दादा गफूर को सामने चौकी पर बैठा पाते। वो कुछ पढ़ रहे थे। जाने दादा गफूर कब सोए। वो रात भर पढ़ मामू फुरकान के जिस्म पर फूंके मारते रहे। सुबह को मामू फुरकान उठे तो बहुत हशाश बशाश थे। अब इनके जिस्म पर बड़े दागों ने धुंधलाना शुरू कर दिया था। सुबह नाश्ते के बाद मामू फुरकान ने जाना चाहा, लेकिन दादा गफूर ने मना कर दिया। वो बोले, फुरकान जाने की ऐसी क्या जल्दी है? दुकान तो तुम्हारे जाए बगैर भी खुल जाएगी। फिर तुम्हारे दोनों सेल्समैन भी तुम्हारे भरोसे के हैं। अगर जाने की बहुत जल्दी है तो शाम तक चले जाना। मामू फुरकान दादा गफूर की हिदायत पर रुक गए। वो नहीं चाहते थे कि इनकी जरा सी गफलत से मर्ज फिर लौट आए। दोपहर को दादा गफूर ने एक तावीज इनके गले में लटकाया और आधा गिलास पड़ा हुआ पानी इन्हें पिलाया। फिर बोले, फुरकान अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। मैंने तुम्हें महफूज कर दिया है। अल्लाह ने चाहा तो अब ये मर्ज पलट कर नहीं आएगा। हाँ, 3 दिन तक पड़ा हुआ पानी जरूर पीते रहना। शाम तक इनके जिस्म के दाग बहुत हद तक गायब हो गए। बस अब कहीं कहीं हल्के निशान बाकी रह गए थे। इरफान मामू फुरकान को लेने आया तो अपने बाप की हालत देखकर फक्का बक्का रह गया।
कहाँ इनके जिस्म से बदबू फूट रही थी, जख्म रिस रहे थे और अब एक ही रात में सब कुछ बदल गया था। मामू फुरकान और इरफान अभी अपने घर पहुंचे ही थे कि एक रूह फरसा खबर सुनने को मिली। बेल बजी। इरफान ने जाकर गेट खोला तो एक परेशान शख्स को अपने सामने पाया। जी फरमाइए, इरफान ने पूछा। मामू फुरकान घर पर हैं जी? हाँ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशफाक है, मैं दुकान से आया हूँ, जरा मामू फुरकान को जल्दी बुला दीजिए। अच्छा आप ठहरे, मैं भी इन्हें बुलाता हूँ। कौन है बेटा? कोई इशफाक है, कह रहा है दुकान से आया हूँ, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। इशफाक आया है? ये इस वक्त यहाँ ऐसे कैसे आ गया? अल्लाह रहम करे, मामू फुरकान उठते हुए बोले। इशफाक मामू फुरकान की दुकान का सेल्समैन था। मामू फुरकान को दरवाजे पर देखकर इशफाक की अजीब कैफियत हो गई। वो बोलना चाहे तो ना बोला जाए, आंखों में आंसू भर है। मामू फुरकान ने इसके कंधे पर हाथ रखा और इरफान को पानी लाने का इशारा किया। पानी पीने के बाद इसमें कुछ हिम्मत पैदा हुई। तब मामू फुरकान ने कहा, क्या मामला है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मामू बहुत बुरा हुआ, दुकान में आग लग गई। आग लग गई? मामू फुरकान के जहन में सन्नाटे उतरने लगे। मगर कैसे? मैं खातून को कपड़ा दिखा रहा था कि अचानक थान में आग लग गई। ये कैसे हो सकता है? इस मर्तबा इरफान बोला। बस जी ऐसा ही हुआ है, मैंने रेशम के थान पर एक शोला जरूर गिरते देखा था। इसके बाद फौरन आग भड़क उठी और आग इतनी शदीद थी कि हम दुकान से एक थान भी नहीं निकाल सके। अशफाक ने बड़े मुर्दा लहजे में कहा। पूरी दुकान जल गई? इरफान ने पूछा। हाँ जी, पूरी दुकान जलकर खाक हो गई है। तो वो अपना काम कर गया, मामू फुरकान ने खोए हुए लहजे में कहा। इस वक्त इसकी आंखों के सामने नीलम आ गई थी। इसकी आवाज इनके कानों में गूंज रही थी। तुम लोगों ने मुझे पानी का बुलबुला समझ लिया है कि फूंक मारोगे और मैं हवा में तहलील हो जाऊंगा? मैं बहुत जबरदस्त जिन हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना वो तबाही फैलेगी कि दुनिया देखेगी। वो मेरी दुकान में शोला फेंक गया, तबाही फैला गया, मुझे बर्बाद कर गया। मामू फुरकान आप ही आप बोलते चले जा रहे थे। इनके लहजे में उदासी थी, बड़ी अफसुर्दगी थी। मामू फुरकान की दुकान क्या जली, गोया इनके दिल की दुनिया उजड़ गई। इनके पास कुछ न था, जो था वो इतना ना था कि दुकान को फिर से भर लेते। वो सर पकड़कर बैठ गए। इरफान ने हौसला दिया। बूजी आप फिक्र न करें, मैं बैंक से कर्ज दिलवा दूंगा। आपको कितने पैसे चाहिए मुझे बताएं। बाबा ने सुना तो वो मामू फुरकान के घर आया, इसने तसल्ली दी। मामू परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी इस हादसे के बारे में सुनता फौरन मामू की मदद के लिए तैयार हो जाता। जिन कपड़ों की मिलों से इनका लेन देन था, इनके मालकों ने इनके कंधे पर हाथ रखा, परेशान न होने की तलकीन की और कपड़ा ले जाने की पेशकश की। फिर बाजार वालों ने भी हौसला बढ़ाया। दुकानदारों ने मिलकर इन्हें एक मोटी रकम फराहम करने की पेशकश की। इतनी ढेर सारी हमदर्दियां पाकर मामू फुरकान का हौसला दो चंद हो गया। वो दुकान चलने का गम भूल गए। एक माह के अंदर अंदर उन्होंने दुकान में नया रंगो रोगन करा लिया। दुकान पहले से भी कहीं खूबसूरत नजर आने लगी। कपड़ा भी खूब भरा हुआ था। दुकान की इफ्तिताह से पहले दादा गफूर खुद दुकान पर आए। उन्होंने 2-3 घंटे बैठकर कुछ पढ़ा था। फिर दुकान में चारों तरफ कीलें जड़ दी गई थी। अब ये दुकान हर तरह की तकरीबकारी से महफूज हो गई थी। मामू फुरकान को जिसने नुकसान पहुंचाया था, एक माह में इसकी तलाफी हो गई थी। दादा गफूर ने मामू फुरकान को तबाह होने से बचा लिया था, वरना इसने बर्बाद करने में कसर कोई न छोड़ी थी। मामू फुरकान पर बस न चलने के बाद इसने मामू का पीछा छोड़ दिया था। आजकल इसकी सारी तवज्जो नीलम पर थी। एक दिन नीलम दोपहर को सोकर उठी तो इसने अपने सिंगार में इसके आईने के सामने एक लंबी और मोटी मोमबत्ती को रोशन देखा। मोमबत्ती सुर्ख रंग की थी। इससे बड़ी हैरत हुई कि ये इसके कमरे में मोमबत्ती कौन रोशन कर गया। पहले तो इसने उठकर मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो इसकी फूंकों से ना बुझी। जैसे जैसे फूंक मारती मोमबत्ती की लो वैसे वैसे और भड़क उठती। फिर वो जल्दी मोमबत्ती को छोड़कर राजता के पास पहुंची। इसे अपने साथ कमरे में बुलाकर लाई। क्या हुआ, कुछ तो बताओ। रास्ते में राजता ने पूछा। कमरे में चलकर तुम खुद देख लो, नीलम ने संजीदगी से कहा। जब राजता ने नीलम के कमरे में कदम रखा तो सबसे पहले इसकी नजर जलती मोमबत्ती पर पड़ी। अरे ये मोमबत्ती यहाँ किसने जलाई? राजदा ने सवाल किया। यही दिखाने में तुम्हें यहाँ लाई थी, नीलम ने कहा। मैं समझ रही थी कि शायद मोमबत्ती तुमने रोशन की हो। नहीं, मुझे नहीं मालूम ये मोमबत्ती कहाँ से आई है। इसे बुझा तो दो। ये कहकर राजदा ने पहले तो आहिस्ता से एक फूंक मारी। इस फूंक से मोमबत्ती ना बुझी। इसकी हर फूंक पर मोमबत्ती की लो भड़क कर रह जाती। फिर राजदा ने जरा जोर से फूंक मारी, लेकिन वो ना बुझी। रहने दो, मत बुझाओ, नीलम ने किसी अनजाने खौफ से लरस कर कहा। अम्मी से पूछे चलकर। हाँ चलो। साबरा गिल में जब ये बात आई कि नीलम के कमरे में किसी ने मोमबत्ती रोशन कर दी है तो वो फूंक मारने से भी नहीं बुझ रही, तो वो सहम गई। अब वो ऐसी बात से बहुत डरने लगी थी। वो कमरे में ना गई। इसने नीलम से कहा, बेटी अपने कमरे का दरवाजा बंद कराओ, बाबर और अकबर आ जाएं तो फिर देखेंगे। खाला आप तो रास्ता से भी ज्यादा डरने लगी हैं। नीलम ने हंस कर कहा। हाँ बेटी, इन बातों से डरना ही चाहिए। तुझे मालूम नहीं इसने मेरा क्या हशर किया था, फिर मामू फुरकान के साथ क्या हुआ। साबरा ने अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा की। तौबा मेरी खाला, वो एक मोमबत्ती है जो जल रही है। मोमबत्ती है तो बुझाने से बुझती क्यों नहीं? साबरा ने कहा। मेरा ख्याल है अच्छी वाली मोमबत्ती है, इसे बुझाने के लिए जोरदार फूंक चाहिए। मोमबत्ती तुम्हारी सिंगार में इस पर रखी किसने और जलाई क्यों? साबरा ने फिर सवाल किया। हाँ, ये सवाल आपका बजा है। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। अकबर भी घर में नहीं है जो इन पर शुबा कर लिया जाता। और आहिस्ता जरा दोबारा चलकर देखते हैं कि मोमबत्ती बुझ गई या जल रही है। नीलम आपको डर नहीं लग रहा? मोमबत्ती से क्या डरना, जाने वो किसने रखी हो, किसने भी रखी हो। है तो मोमबत्ती। नीलम ने खिलाफ तो बेखौफी का मुजाहरा किया। मैं देखती हूँ जाकर। राजदा ने इसे जाने से रोकना भी चाहा मगर रोक न सकी। नीलम बड़े इत्मीनान से अपने कमरे की तरफ चली। जब इसने कमरे के दरवाजे पे कदम रखा तो हैरान रह गई कि वो क्या मसूर कुन खुशबू थी। ऐसी खुशबू के दिमाग तक मुअत्तर हो जाए।
जिस्म झूमने लगे। ये हसीन खुशबू इस मोमबत्ती से आ रही थी जो अब बुझ चुकी थी। इस सहर अंगेज खुशबू ने नीलम पर ऐसा जादू किया कि वो किसी सहरज़ादा मामूल की तरह कमरे में दाखिल हो गई। इसे ये भी याद ना रहा कि वो कमरे में क्यों आई थी, क्या देखने आई थी। नीलम अभी श्रृंगार में इसके करीब ही पहुंची थी कि कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नीलम ने कोई ख्याल ना किया, वो उलझन का शिकार हुई ना डरी। इसके दिल और दिमाग पर बस खुशबू ने बसेरा कर लिया था। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। वो नशे में झूमती हुई बेड की तरफ बढ़ी और इस पर शहजादियों की तरह नींद दराज हो गई। श्रृंगार में इसके शफाफ आईने में से अपना पूरा सरापा नजर आ रहा था। वो अपनी बड़ी बड़ी कातिल आंखों से खुद को देख रही थी। वो एक हसीन दुश्चीज़ा थी। पूरे कमरे में हल्का हल्का धुआं भर चुका था। ये हैरत की बात थी कि इस धुएं से दम नहीं घुट रहा था, बल्कि ये जी चाह रहा था कि लंबे लंबे सांस लेकर इस धुएं को ज्यादा से ज्यादा अपने सीने में उतार लिया जाए। आईना देखते देखते नीलम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आईने में है। वो जो भी था सफेद रेशमी लिबास में था और बहुत दिलकश था। नीलम पर सरशारी तारी थी। इसने अपनी नीमबाज आंखों से देखा। इसे जरा भी डर महसूस ना हुआ। वो कौन है ये देखने के लिए इसने पलट कर देखा, लेकिन इधर कोई ना था। नीलम ने फिर आईने की जानिब देखा, वहां वो मौजूद था। इस मर्तबा वो नीलम को देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। नीलम ने फिर पलट कर देखा, वहां कोई मौजूद ना था। और जब दोबारा आईने पर नजर डाली तो वो वहां खड़ा था। जो कोई भी था सिर्फ आईने के अंदर था, कमरे में मौजूद ना था। नीलम ने आईने पर नजरें गाड़ दी। तब इसने जुम्बिश की। वो आईने से आगे की तरफ बढ़ा। इसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी और काली स्याह आंखों में हीरे की चमक थी। फिर वो आईने से इस तरह निकला जैसे कोई दरवाजे से निकलता है। वो आईने से निकलकर अब बिल्कुल इसके मुकाबिल आ गया। वो किसी मुल्क का शहजादा मालूम हो रहा था। सर पर सफेद साफा, गले में सच्चे मोतियों की माला, साफे पर महकता हुआ हीरा। नीलम ने इसे देखा तो बस देखती रही। इस पुरकशिश और पुरवकार शख्सियत में खो गई। वो उसे यकटुक देखे जा रही थी। वो जैसे पल की झपकाना भूल गई थी। क्या बात है, मुझे बैठने को भी नहीं कहेंगी? शहजादा बोला। वो बोला क्या, यूं समझो कि दूर तक घंटियां बजती चली गईं। ऐसी सी रंगेज आवाज इसने कहाँ सुनी थी? जी। वो एकदम चौंक उठी। इसकी महवियत टूटी। तब इसे एहसास हुआ कि वो इस जवान राना की सैरंगेज शख्सियत में खो गई थी। इसे शर्म आई। इसे अपनी महवियत पर बड़ी नदामत हुई। वो लड़की होकर इसे इस तरह देख रही थी जैसे लड़के देखते हैं। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुझे बैठने को भी नहीं कहेंगी? हाँ आप बैठिए ना, नीलम ने शर्मिंदा होते हुए कहा। कहाँ बैठूं? इसने पूछा। इसकी आंखों में शरारत थी। वो कुर्सी ले लीजिए। नीलम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। इसने दीवार से लगी कुर्सी को पकड़कर उठाया और बैठ के नजदीक लाकर रख दी। फिर वो शहजादों की तरह इस पर बैठ गया। बड़ी तमकनत, बड़ी शान थी। कौन है आप? नीलम ने बड़ी मुलायमत से पूछा। मुझे जानती नहीं? शहजादे ने थोड़ी सी हैरत से कहा। नहीं जानती होती तो पूछती क्यों? नीलम ने सादगी से जवाब दिया। मेरे बारे में जानना चाहती हो? शहजादे ने सवाल किया। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। नीलम ने हल मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों आखिर? फिर सवाल हुआ। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, नीलम ने खोए हुए लहजे में कहा। मैं आपको अच्छा लगा हूँ? शहजादे ने अपनी चमकती आंखों से नीलम को देखा। नीलम ने सहरजंदा अंदाज में कहा, शायद या वाकई। ये सुनकर शहजादा एकदम खिल उठा। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। क्यों, इसमें खुश नसीबी की क्या बात है? असल में मैं आपके सामने डरता डरता आया था। जाने क्या हो, आप कहीं मुझे नापसंद ना कर दें, नफरत से मुंह फेर ले। मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी भला? मेरे दिल में बस एक खौफ सा था। अब तो वो खौफ आपके दिल में ना रहा। नहीं अब नहीं। वो मुस्कुराया। आपका नाम क्या है? नीलम ने पूछा। मेरा नाम कर्ल है। ये क्या नाम हुआ भला? नीलम ने हैरान होकर सवाल किया। पसंद नहीं आया? वो बोला। कुछ अजीब सा है। क्या मायने हुए भला इसके? नीलम ने मुलायमत से कहा। आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चीज चमकती है? मेरी दुनिया में? नीलम ने एक लम्हे को सोचा, फिर बोली, सूरज। कर्ल के मायने सूरज ही के हैं। आप ठीक समझी। मैंने इस तरह का नाम पहली बार सुना है। आप ठीक कहती है। आपकी दुनिया में इस तरह के नाम कहाँ होते हैं? ये आप मेरी दुनिया क्या कर रहे हैं? क्या आप इस दुनिया के नहीं है? नहीं, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, लेकिन आपकी दुनिया में बसना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में बसना चाहते हैं? नीलम ने खोए हुए लहजे में कहा। अगर मेरी दुनिया में बसना था तो पहले आए होते। क्यों, अब क्या हुआ? मेरी दुनिया बस चुकी है। मेरी शादी हो चुकी है। नीलम ने वजाहत की। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं इस शादी को मानता नहीं। वैसे आपने शादी करने में बहुत जल्दी की, मेरा इंतजार भी ना किया। मुझे क्या मालूम था कि आप आएंगे? वो क्या कह रही थी इसे मालूम ना था। अगर आपको मालूम होता कि मैं आऊंगा तो आप मेरा इंतजार करती शायद। नीलम ने अपनी मखमूर निगाहों से इसे देखा। ये बात अब यकीन से नहीं कहेंगी। खैर आप इकरार करें ना करें, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का इकरार करता हूँ। शहजादे ने बड़े वालहाना अंदाज में कहा। कि आपको मालूम है कि मैं आपको कब से जानता हूँ? नहीं, मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको पहली बार सैदपुर की एक गली में देखा था। आपकी हसीन सूरत देखकर मैं अपने आप में ना रहा। आपकी दिलकश चाल को देखकर मैं अपना आप भूल गया। आपकी जुल्फ का असीर हो गया। मैं आपके साथ साथ रहा, आपके बहुत करीब, लेकिन आपने तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन आप तो मुझे सैदपुर में कहीं नजर नहीं आए। इसने शिकवा किया। ये कैसे मुमकिन है कि आप मुझे नजर आते और मैं आपको नजरअंदाज कर देती? आप इतने खूबसूरत शख्स हैं कि दुनिया की कोई लड़की आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। कभी अपने बारे में भी गौर किया है? मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। आपने मुझे महसूर किया है। मुझे हसार में लेने वाली लड़की कभी आम नहीं हो सकती। नीलम तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मेरे दिल में बस चुकी हो। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें अब कोई नहीं छू सकता। कर्ल आपसे तुम पर आ गया। इसने इसे इसके नाम से मुखातिब किया। नीलम को अपना नाम सुनकर खुशगवार हैरत हुई। वो अपनी पलकों का शामियाना उठाकर बोली, आप मेरे नाम से भी वाकिफ हैं? मैंने कहा ना कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे साथ साथ हूँ। हैरत है आप 6 माह से मेरे साथ हैं और कभी नजर नहीं आए।
کرل ابھی جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ دروازے پر بڑے زور سے دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور پھر آئینے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اچھا نیلم اب ہم چلتے ہیں، جاتے جاتے میں اپنی محبت کی شمع جلائے جاتا ہوں، وہ دیکھو۔ یہ کہہ کر کرل نے ہاتھ اٹھایا، اس کا ہاتھ اٹھتے ہی سنگھار میں اس پر رکھی ہوئی موم بتی جل اٹھی۔ یہ موم بتی میں نے یہاں رکھی تھی، یہ میری محبت کی مظہر ہے، اس شمع کو کوئی نہیں بجھا سکتا، جس طرح تمہاری محبت کو کوئی میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ اس شمع کو کمرے سے باہر نہ لے جانا، اسے بجھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ شمع محبت ہے، میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن کر دی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، اچھا میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے، یہ کہہ کر کرل آئینے کی طرف بڑھا اور آئینے میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔